रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम द लॉ शो के साथ ज़ाकिर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारा ये प्रोग्राम आपको जैसा कि मालूम है हर ट्यूसडे को वीनस टीवी पे शाम 6 से 7 बजे के दरमियान होता है। हम लाइव आपकी कॉल्स लेते हैं। आपको किसी किस्म के कानूनी मसले दरपेश है यूके में, आप इस प्रोग्राम में हमें कॉल कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको गाइड करें। नाज़रीन, चंद बातें जो कि हमेशा रिपीट करता हूं, उनको करने से पहले मैं ये भी बताता चलूं कि पिछले हफ्ते जो रेफरेंडम हुआ है ब्रेग्जिट की, हम थोड़ी उसकी भी बात करेंगे। लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने बात की थी यूरोपियन यूनियन के रेफरेंडम के हवाले से। उस वक्त तक रेफरेंडम नहीं हुआ था, अब जो है वो रेफरेंडम हो चुका हुआ है। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि रेफरेंडम में जो लीव जो था कि हमें यूरोपियन यूनियन से निकलना चाहिए, जो कि ब्रेग्जिट के नाम से कैंपेन थी, तो वो जीत गई। और अब काफ़ी हमें क्लाइंट्स के भी जो है वो अक्सर उस दिन से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि यूरोपियंस हैं या यूरोपियन फैमिली मेम्बर हैं, और वो इस चीज़ से वो डर रहे हैं कि जी हमारे वीज़े को तो कुछ नहीं हो जाएगा या क्या होगा। तो उस सिलसिले में थोड़ी सी मैं बात करना चाह रहा था, और वो ये कि पहली बात तो ये है कि इट्स टू अर्ली। अभी रेफरेंडम को हुए तकरीबन 3-4 दिन ही हुए हैं, और अभी गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, यूरोपियन यूनियन को, उनको ख़ुद भी पता नहीं कि क्या हो रहा है और किस तरह सारी चीज़ को टैकल करना है इन्होंने। और जैसा कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं यूके में, उनको पता है कि जो कंजर्वेटिव वगैरह का और लेबर वगैरह के मसाइल भी बने हुए हैं, तो अभी सारा कुछ जो है वो बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड हुआ है। लेकिन जो मेरी अपनी और जो मेरे अगर यूरोपियन रेजिडेंट को हम देखें, तो ऑल्दो कि अभी रेफरेंडम में डिसाइड हुआ है कि यूके जो है वो उसको बाहर निकलना चाहिए या निकले, तो काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि शायद बस वो रेफरेंडम में डिसाइड हो गया तो हम बाहर आ गए हुए हैं। ये एक लंबा प्रोसेस है कि जिसकी वजह से मतलब अगर ये रेफरेंडम की वजह से गवर्नमेंट जो है यूरोपियन यूनियन को कहती है कि जी हमने बाहर निकलना है, तो उसमें इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। उसके और क्या फिर यूके की ट्रेड डील्स होती हैं, क्या इकोनॉमिक डील्स होती हैं, वो सारा वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल बहरहाल अभी करंट सिचुएशन है वो यही है कि यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन का फुल मेंबर है, और अगर निकलता भी है तो उसको भी मेरे हिसाब से चंद साल लगेंगे। तो अगर उसको चंद साल लगते हैं तो जो ईयू रेजिडेंट्स हैं यहाँ पे, या ईयू नेशनल्स हैं यहाँ पे, या ईयू फैमिली मेम्बर्स हैं यहाँ पे, तो उनकी पोजीशन अभी फ़िलहाल तो वही चलेगी जो है। उनको किसी किस्म की डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने कहा है, मेरे हिसाब से कम चंद साल लगेंगे कि यूके ईयू से जो है वो बाहर निकले। अगर एक मरतबा वो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो एग्ज़िट का, तो पहली बात तो ये है कि इस हवाले से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि जब वो निकल भी आता है यूके, तो मेरे हिसाब से तकरीबन 3 मिलियन के करीब कहा जाता है कि ईयू सिटीजन्स जो हैं वो यूके में हैं, और अराउंड 2 मिलियन या उससे थोड़े से ज़्यादा जो हैं वो यूरोप में ब्रिटिश हैं एक्सपर्ट्स। तो अगर जो है यूके निकल भी आता है बाहर, जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट भी हो जाता है, तो मेरे ख़्याल में ज़रूर कोई ऐसी डील होगी यूके की और यूरोपियन यूनियन के दरमियान में कि जिसमें जो ऑलरेडी यहाँ पे लोग हैं यूरोपियन यूनियन के, यूरोपियन सिटीज़न जो हैं, उनको यहाँ पे उन्हीं टर्म्स में रहने की इजाज़त दी जाए। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल मेरा ये सारी बात करने का मकसद ये था कि वो नाज़रीन, वो लोग जो इस वजह से डरे हुए हैं कि जी हम कि वो यूरोपियन यूनियन सिटीज़न है, उससे रिलेटेड हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, कि हमारे क्या होगा, तो उनको किसी किस्म के मेरे हिसाब से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ़ कोर्स वक्तन फ़वक्तन इस सिलसिले में जो अपडेट्स आती रहेंगी वो भी हम वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह अपने प्रोग्राम में बताते रहेंगे।
लेकिन एट द मोमेंट इट्स टू अर्ली। अभी क्या अरेंजमेंट्स होती हैं गवर्नमेंट की ईयू के साथ या किस तरफ मामला जाते हैं तो वो तो वक्त ही बताएगा। अभी सिर्फ 4-5 दिन ही हुए हैं कि रेफरेंडम हुआ है। तो ये तो हुआ ब्रेग्जिट के हवाले से कुछ बात। फ़िलहाल किसी को कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है इस हवाले से। अब हम इंशाल्लाह प्रोग्राम का आगाज़ अपने टेलीफोन कॉल से करेंगे। बस चंद बातें मैं ज़रूर रिपीट करूँगा कि जब आपकी कॉल थ्रू होती है तो बराए मेहरबानी अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया कीजिए ताकि बग़ैर किसी डिले के आपकी मुझसे बात हो सके। अपना सवाल मुख्तसर एक तक महदूद रखें। मेरी कोशिश होगी हर प्रोग्राम की तरह कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स हम ले सकें। और मुझसे बात करने के बाद इस प्रोग्राम में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी अपने केस से रिलेटेड कोई नेक्स्ट स्टेप उठाने से पहले किसी वकील के पास जाके डिटेल में किसी भी वकील के पास जाके डिटेल में अपना केस ज़रूर डिस्कस कर लिया करें ताकि मुझे क्योंकि मुझे प्रोग्राम इजाज़त नहीं देता कि मैं डिटेल में आपका प्रोग्राम और वक्त इजाज़त नहीं देता कि डिटेल में आपसे आपका केस डिस्कस कर सकूं। तो इसलिए बग़ैर किसी कन्फ्यूजन से बचने के लिए बेहतर यही होता है कि मुझसे बात करने के बाद किसी वकील के पास जाके डिटेल में अपना केस ज़रूर डिस्कस कर लिया करें। तो नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ अपने पहले कॉलर से करते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी जाकिर साहब मोहम्मद बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने ILR अप्लाई किया था विंडो पे। अच्छा जी जी। वो हमें ग्रांटेड हो गया। चलें मुबारक हो आपको। हाँ तो 3 साल की हमें डिस्कशन मिली थी। अच्छा तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा बेटा बॉर्न हुआ था। बेटा आपका यहाँ पे पैदा हुआ था? हाँ जी वो इज 7 years old। जी जी। तो उसका हम क्या वो उसको रजिस्टर्ड करा सकते? जी बिल्कुल आप उसको बिल्कुल। शुक्रिया। मैं टीवी पे सुनता हूँ। जी ठीक है ठीक है। जी आप जो कॉलर थे हमारे साथ आप अगर सुन रहे हैं तो अगर आपको ILR मिल चुका हुआ है और बेटा आपका यहाँ पे पैदा हुआ था ब्रिटिश बॉर्न है तो उसको आप रजिस्टर करा सकते हैं डायरेक्टली एज ब्रिटिश सिटीज़न। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं आसिम बात कर रहा हूँ बेसर से। जाकिर साहब। जी आसिम साहब कैसे हैं? ठीक है आप? जी शुक्र अल्लाह। ऐसा था मेरे डैड को छोटे भाई ने स्पॉन्सर किया था तो उनका पहला रिफ्यूजल हो गया। उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा अप्लाई किया। उसमें छोटे भाई ने कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए जो उन्होंने कहा था कि आपकी फाइनेंशियल सोशल वहाँ पे नहीं शो हो रहे। तो उन्होंने फिर अप्लाई किया। फिर रिफ्यूजल हो गया। पहले रिफ्यूजल में उन्होंने पूछा नहीं क्योंकि मैं भी यही हूँ अभी मेरा स्टेटस नहीं हुआ मेरा केस चल रहा है तो उन्होंने मेरा जिक्र नहीं किया। पहले रिफ्यूजल में इस बात को उन्होंने नहीं लिखा और जब दोबारा रिफ्यूजल दिया उन्होंने तो इस बात को लिख दिया जी आपका बेटा और फैमिली वहाँ पे होती है तो आपने ये झूठ बोला है और 10 साल की पाबंदी लगा दी। एक ही जगह पे अप्लाई हुआ है और 2 बंदों का डिफरेंट डिसीजन आया तो इस मामले में क्या करना चाहिए? नहीं तो आप अगर यहाँ पे रह रहे हैं तो आपके फादर ने क्यों आपका डिस्क्लोज नहीं किया? आपका क्या वो अभी तो चल रहा था ना केस शायद इस वजह से उनके ध्यान में आया कि शायद इनके केस पे कोई असर ना पड़े इस वजह से शायद उन्होंने किया हो। देखें होता ही है ना कि जिस तरह आप जब एप्लीकेशन होती है एक मरतबा रिफ्यूज़ हो गई दोबारा एप्लीकेशन हुई तो वो दोबारा नए सिरे से दोबारा कंसिडर की जाती है। तो जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हर कोई डिफरेंट तरीके से एप्लीकेशन देखता है। उनके जो भी रेगुलर चेक्स होते हैं वो करते हैं। अगर इस बार उनको मालूम हुआ कि जी आपके फादर ने जो एप्लीकेशन की थी उसमें आपका ज़िक्र नहीं किया था तो ऑफ़ कोर्स ये एक ऐसी चीज़ है जिससे ये पता चलता है कि उन्होंने डिसेप्शन से काम लिया है। तो मेरे ख़्याल में तो पहले उनको ज़रूर मेंशन करना चाहिए था। लेकिन अगर नहीं मेंशन किया और कोई वजह थी कि जिसकी वजह से नहीं मेंशन किया, कोई एक्सप्लेनेशन है कि जिसकी वजह से वो नहीं मेंशन किया या उनको बताना रह गया तो जो भी है तो उनको चाहिए कि वो फिर उसको उनको एक्सप्लेन करें। अभी डिसीजन तो आ गया है लेकिन अगर उनको ऑब्वियसली राइट ऑफ अपील तो नहीं मिला होगा।
अगर वो उसको आगे परसू करना चाहते हैं, मेरा मशवरा बेहतर है कि किसी वकील के पास जाके इसको डिस्कस करें, लेकिन उसको ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि आइंदा भी जब भी वो एप्लीकेशन करेंगे इसी वजह से रिफ्यूज़ हो जाएगी कि उन्होंने डिसेप्शन से काम लिया। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? मैं उस्मान बोल रहा हूँ ईस्ट लंदन से। जी उस्मान साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? थैंक यू फॉर टेकिंग माय कॉल एंड हेल्पिंग नो प्रॉब्लम, यू वेलकम। जी जी, जस्ट कपल ऑफ क्वेश्चन। एक तो ये है कि वो जो स्पाउस जो आता है ना इस कंट्री में, जैसे वाइफ या हस्बैंड आते हैं ऑन सेटलमेंट वीजा, जी जी। क्या इनको अलाउड है? इनको क्या, सॉरी इनको क्या, सवाल मुझे क्लियर नहीं हुआ। इनको क्या काम करना अलाउड है? हाँ जी, हाँ, जो स्पाउस जो आते हैं ना वो सेटलमेंट वीजा जी पे, जी 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 जो वाइफ, जी 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 जी। तो इनको काम करना अलाउड है एक। और दूसरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि मेरे लड़के पास जॉब नहीं है, तो वो सेविंग के बेसिस पर अपने वाइफ को बुला रहा है और इसके पास अकोमोडेशन नहीं है। आई एम प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन एज अ फादर। तो इस केस में क्या मुझे उनको लेटर देना इनफ है कि मैंने उसको पैसे गिफ्ट किए हैं एंड आई एम गिविंग हिम अकोमोडेशन इन माय हाउस, या मुझे प्रॉपर डिक्लेरेशन बनाना पड़ेगा कि मैंने इसको गिफ्ट किया है और अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ? सिर्फ लेटर देना इनफ है? ये जो दो छोटे से क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज हेल्प मी विद दिस? थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू। देखें उस्मान साहब, जो आपका पहला सवाल है स्पाउस के यहाँ पे काम करने से रिलेटेड, तो यस, जब वो यहाँ पे आते हैं, कोई स्पाउस ऑफ अ सेटल्ड पर्सन जो होता है वो यहाँ पे आता है, उनको काम करने की इजाज़त होती है। ठीक है। जो दूसरा सवाल है आपके फ़ंड्स जो आप दे रहे हैं अपने बेटे को और एकोमोडेशन, तो वो आपके लेटर से भी काम चल सकता है, लेकिन आमतौर पे बेहतर है कि कोई प्रॉपर्ली डिक्लेरेशन हो, वकील से अटेस्टेड हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आमतौर पे आपके लेटर से भी काम चल सकता है, लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि बेहतर है किसी वकील के पास जाके प्रॉपर डिक्लेरेशन बना दीजिए इस हवाले से। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? इमरान बात कर रहा हूँ भाई साहब। मैंने अपने वाइफ के बारे में पूछना है, उसके बाद इंडेफिनेट है और 2 साल से ऊपर हो गए, अब अपना नेशनैलिटी अप्लाई करनी है। जी जी। तो उसका बी लेवल का जो कोर्स है वो 2 साल से ऊपर हो गया है और लाइफ एंड यूके भी 2 साल से ऊपर हो गया। ये दोनों दोबारा करने पड़ेंगे और कौन से पेपर लगाने हैं? देखें, बता देंगे प्लीज। जी जी बिल्कुल। जहाँ तक B1 का ताल्लुक है, अगर वो ईसोल का है वो नहीं चलेगा, वो ट्रिनिटी कॉलेज या आइल्स का होना चाहिए तभी चलेगा। ठीक है। अगर वो ईसोल का है तो वो नहीं चलेगा। जो लाइफ इन द यूके है वो बहरहाल चल जाएगा, अगर 2 साल भी हो गए तो वो चल जाएगा। और जहाँ तक मेरे ख्याल में कॉलर जो हैं वो जा चुके हैं, जहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन का ताल्लुक है, तो आपकी, अगर आप ब्रिटिश हैं, वाइफ आपकी बेसिस पे अप्लाई कर रही हैं, तो लास्ट 3 ईयर्स का उनको बस ये प्रूफ देना है कि वो यहाँ पे रह रही हैं, पासपोर्ट और आपके साथ आप लोग इकट्ठे रह रहे हैं, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, और वही लाइफ इन द यूके और इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अच्छा नाज़िर, मुझे बताया जा रहा ब्रेक का टाइम हो गया है, तो एक ब्रेक पे जाते हैं। कि इधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में हाजिर होता हूँ। बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो। मैं हूँ जाकिर खान। हम कॉल्स ले रहे थे, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जकीर भाई, कैसे हो? ठीक हो? जी मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? कौन सा बोल रहे हैं? बस ठीक है। मैं मैनचेस्टर से बोल रहा हूँ भैया। मैं एक 2 छोटे क्वेश्चन है। मेरी वाइफ यूरोपियन है, उसके काम करते हुए यहाँ 4 साल हो गए, तो वो ब्लू कार्ड है ना, ब्लू कार्ड वो अप्लाई कर सकती है या नहीं? और ये ब्लू कार्ड क्या चीज है वो मुझे टीवी पे बताओ। नहीं, आपकी वाइफ जो है वो यूरोपियन कौन सी कंट्री से हैं? पोलैंड से। जी जी। तो वो उनको जी जी देखें, उनको 4 साल यहाँ पे हो गए, तो जब उनको 1 साल और गुजर जाता है, जब उनको 5 साल यहाँ पे हो जाते हैं और 5 साल से वो अपना यहाँ पे काम कर रही हैं, ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही हैं, तो वो रेजिडेंस कार्ड जिसे कहते हैं ना, वो ब्लू कार्ड जो होता है वो रेजिडेंस कार्ड ही होता है, तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो परमानेंट रेजिडेंस के लिए, तो वो परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकती हैं। और जब उनको 6 साल हो जाते हैं ना, यानी कि 1 साल और गुजर जाता है, तो फिर वो ब्रिटिश नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकती हैं।
वो पहले 4-5 साल पहले अप्लाई नहीं कर सकते ब्लू कार्ड? जब उनको 4 साल नहीं, 5 साल जब यहाँ पे हो जाती हैं तो तब वो यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस के लिए, हालांकि यूरोपियन, किसी भी यूरोपियन को ज़रूरत नहीं है कि वो अप्लाई करे, क्योंकि वो बग़ैर किसी रिस्ट्रिक्शन के यहाँ पे रह सकता है। लेकिन अगर वो चाहें, जब उनको 5 साल यहाँ पे हो जाते हैं और ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज करते हुए, तो फिर वो यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसको आम लफ्ज़ों में इंडेफिनिट लीव भी कहा जाता है। और वो मैं उसके डिपेंडेंट हूँ, तो मेरा 5 साल हो जाएगा, तो मुझे वो लाइफ इन्श्योरेंस देनी पड़ेगी या मुझे परमानेंट रेसिडेंस 5 साल के बाद ऐसे ही मिल जाएगी? एग्जाम कुछ देनी पड़ेगी? नहीं, आपको लाइफ इन द यूके करने की ज़रूरत नहीं है परमानेंट रेजिडेंस के लिए। जब आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर ज़रूरी है हर एक के लिए, लेकिन आपको यूरोपियन डिपेंडेंट के तौर पे जब आपको भी यहाँ पे 5 साल हो जाते हैं तो आप भी परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको लाइफ इन द यूके या इंग्लिश के टेस्ट की रिक्वायरमेंट आप पे लागू नहीं होती। थैंक्स भैया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है और क्या सवाल है आपका, कौन बोल रही है? जी, मैंने आपसे पूछना था कि जिस अब EU रेफरेंडम हुए हैं, तो इसमें जो हम असाइलम सीकर्स हैं, हमारे ऊपर इसमें कोई मतलब इफेक्ट पड़ेगा? जैसे मैं हूँ सिंगल मम हूँ 3 बच्चों के साथ, मेरा एक बच्चा यहाँ बार्न हुआ है, मुझे तकरीबन अब यहाँ रहते हुए 4 साल हो गए हैं, और मैंने अभी लास्ट ईयर जो अक्टूबर में अपना फ्रेश एप्लीकेशन डाली थी, लेकिन अभी तक मेरा कोई जवाब नहीं आया। तो इसमें मतलब हम लोगों के ऊपर क्या इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा कोई? देखिए, रिफ्यूजीज़ जो होते हैं UN कन्वेंशन के तहत, तो ऑब्वियसली उन पे तो किसी किस्म का इफ़ेक्ट इस रेफरेंडम का नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली अगर EU से बाहर निकलते हैं UK, तो फिर डिपेंड करता है कि किस किस्म के ट्रीटीज़ होती हैं। क्या अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, यानी कि बहुत जल्दी है कि कुछ कहा जाए। ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन मेरा अपने ख्याल में कोई ज़्यादा जिस तरह आपने अपनी पोजीशन बताई है, तो आपकी सिचुएशन में कोई ज़्यादा फ़र्क मुझे आप पर होते हुए नज़र नहीं आते। मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आपको। एक और सवाल है मेरे से। लास्ट ईयर मैंने अपना डाला है फ्रेश एप्लीकेशन, और अब ये जुलाई आ गया है, अभी तक कोई इसका मतलब जून है, जुलाई आने वाला है, कोई अभी तक जवाब नहीं आया। तो मतलब हम स्टिल ऐसे ही वेट करते रहेंगे? आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। अच्छा, बच्चों की एज क्या है? बड़ा बेटा जो है मेरा वो 12 साल का है, बेटी मेरी 8 साल की, और छोटा बेटा जो है वो सितंबर में 4 साल का हो जाएगा। और आपको यहाँ पे रहते हुए कितना, 4 साल हो गए? 4 साल हो गए जी। और लास्ट ईयर आपकी असाइलम आपका केस रिफ्यूज हुआ था ना? फ्रेश एप्लीकेशन जी डाली है। अच्छा, तो फिर आपने लास्ट ईयर फ्रेश एप्लीकेशन डाली है? जी। मेरे हिसाब से तो देखें, आपको ज़्यादा इसको पुश करने की ज़रूरत नहीं है। आम तौर पे अगर आपका केस रिफ्यूज़ हुआ है और आपके यहाँ पे बच्चे भी हैं, तो जितना टाइम ज़्यादा जो लग रहा है वो आपके फेवर में ही जा रहा है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम कि आपका केस क्यों रिफ्यूज़ हुआ, क्या उसमें पॉइंट्स थे और कितना आपका स्ट्रॉन्ग केस है। वो तो आपका जो वकील है या कोई डॉक्यूमेंट्स को देख के ही बता सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं अभी टीवी पे आपसे जनरली बात कर सकता हूँ, तो आम तौर पे अगर जो केस रिफ्यूज़ हो और अगर किसी के बच्चे भी हों, ये जो आपके बच्चे हैं यहाँ पे, जो आपका टाइम जितना गुजर रहा है, जितना एक्स्ट्रा, उससे आपकी ह्यूमन राइट्स की जो एप्लीकेशन है या आपके जो आर्टिकल 8 राइट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी सर, मुझे जस्ट ये पूछना था, प्लीज जरा मेरे क्वेश्चन सुन लीजिएगा। बड़ा लंबा केस है मेरा। अच्छा। मैंने जुलाई 2012 में मैंने अप्लाई किया था अपना डिपेंडेंट स्पाउस वीजा, ठीक है। और हर दफा जो है वो तीन दफा मेरा केस जो है वो रिफ्यूज हो चुका है। हस्बैंड की सैलरी बनती है 18,000 केस हो, बट हर वक्त वो किसी न किसी पेपर से सेटिस्फाई नहीं होते, जिसकी वजह से वो मेरा केस रिफ्यूज कर देती हैं। 3 दफा रिफ्यूज हो गया। अब की बार मैंने डायरेक्ट काउंटर पे जाके अप्लाई किया, तो उन्होंने मुझे 2 हफ्ते के बाद डिसीजन दिया कि मेरा बेबी भी हो गया था इस दौरान, तो मैंने अपने बच्चे का पासपोर्ट लगा के अप्लाई किया। तो फिर उन्होंने ये रिफ्यूज कर दिया जी कि आप पीछे जाएं, अपने कंट्री में जाएं और आप उधर जाके सेट हों, और आपका बच्चा अभी इतना छोटा है कि अभी तो उसकी स्टडी भी स्टार्ट नहीं हुई है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि जी
मतलब मेरा बच्चा जो है वो स्कूल जाता है तो इसलिए उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, तो अभी तो उसकी स्कूलिंग स्टार्ट होनी है, तो बेटर है कि आप पीछे जाएं आप अपने हस्बैंड को लेकर। तो अब जो है उन्होंने मेरा दिसंबर में फिर मेरा रिफ्यूज कर दिया तीसरी दफा भी, हालांकि वो मानते भी हैं कि आपकी सैलरी बनती है, बट वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, जो आई डोंट नो व्हाई। तो अब उसमें दिसंबर में उन्होंने मेरा लास्ट रिफ्यूजल भेजा दिसंबर 2015 में। अब कितने 6-7 महीने हो गए और अभी तक उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो जब मैंने अपने लॉयर से कांटेक्ट किया तो वो बोल रहे हैं कि कोई बैकलॉग है उनकी तरफ से, कुछ शफलिंग हो रही है उनके स्टाफ की एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इस वजह से वो और 5-6 महीने फर्दर ले सकते हैं कि वो आपको हियरिंग की डेट के लिए। तो वो मुझे प्लीज गाइड करें कि वो मुझे रिफ्यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपना मेरे हस्बैंड बिजनेस करते हैं और उन्होंने CT 600 वो P60 जो भी था वो सब लगाया और उसमें बाकायदा टैक्स डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर किया है कि इस बंदे की सैलरी जो है वो 22,000 समथिंग बनती है। बट वो कहते हैं जी कि ये चूंकि ये खुद से एंट्रियां करते हैं और वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं जी देखें, तो अब वकील जो है जी आपका भी सवाल आपका सवाल बेसिकली क्या है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैं ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि वो अब मुझे किस तरह से वो वीजा मिलेगा, या दिसंबर में मेरा लास्ट रिफ्यूजल आया और हर चीज हमने उनको प्रोवाइड की है और दिसंबर में जो मेरे वकील कह रहे हैं कि वो बैकलॉग कुछ मतलब शफलिंग हो रही है इस वजह से, वरना कभी भी मेरी जब पहले 3 दफा रिफ्यूज हुआ तो मुझे 2 महीने के अंदर अंदर डेट आ जाती थी हियरिंग की। अब मुझे 6-7 महीने हो गए हैं और कोर्ट की तरफ से मुझे हियरिंग के लिए कोई लेटर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब मेरा केस जो है वो कोर्ट में है, बिकॉज इमिग्रेशन ने मेरा वो रिफ्यूज कर दिया। देखें उन्होंने अब की बार भी रिफ्यूज कर दिया। जी देखें, बात यह है क्यों आपको रिफ्यूज किया, वो तो जब तक कि आपका वो रिफ्यूजल देखा ना जाए कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपके हस्बैंड ने नहीं सब। देखें होता ही है कि जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि चले अगर कि 18,600 मिनिमम, ठीक है, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए फिर मुख्तलिफ तरीके होते हैं। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसके लिए अलग डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और वो कानून में लिखी हुई है, यानी कि होम ऑफिस की रिक्वायरमेंट में कि ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो खाली उसने अगर फॉर एग्जांपल अगर टैक्स इतना पे किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी अर्निंग इतनी है, और भी ये सारी 7 मुख्तलिफ चीज़ें होनी चाहिए। इसी तरह अगर कोई एम्प्लॉयड है तो उसकी मुख्तलिफ चीज़ें वो लिखी हुई हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए। कोई कंपनी है और वो सोल उसमें डायरेक्टर है, उसकी अलग रिक्वायरमेंट है। तो अब ये कहना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए कि क्यों आपके हस्बैंड को, जब आप ये कह रही हैं कि रिक्वायरमेंट वो अर्निंग उनकी है लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो मुझे जो ये लगता है कि जो डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट है होम ऑफिस की वो आपके हस्बैंड उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे, और वो कोई ऐसी कोई सीक्रेट चीज़ नहीं है, सारा कुछ लिखा हुआ है कि ये चीज़ें प्रोवाइड होनी चाहिए। तो मैं हैरान इस बात पे हूँ कि आपके अगर वकील हैं तो उन्होंने आपको गाइड किया होगा कि जी अगर आपके हस्बैंड की इतनी अर्निंग है तो ये चीज़ें चाहिए, वो दे दें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन बहरहाल अब वो रिफ्यूज़ हो गया, और अगर अब रिफ्यूज़ हो गया, अब आपका बच्चा भी है, मेरे हिसाब से तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाना चाहिए, जब अर्निंग का भी मसला नहीं है, बच्चा भी है। लेकिन टाइम की जहाँ तक बात है ना, जो अपील पे जो आप कह रही हैं इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि आजकल जो इन कंट्री अपील्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तकरीबन साल का कम से कम टाइम लग रहा है, और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। सुना ये भी जा रहा है कि जजेस वगैरह काफ़ी कट डाउन किए हैं, इमिग्रेशन जजेस, उस वजह से भी कोर्ट्स में जो है वो बर्डन जो है वो बढ़ा है। बहरहाल आपको अगर दिसंबर में भी आपने अपनी अपील की है तो फ़िलहाल तो वेट ही करना पड़ेगा, और ये बिल्कुल ये सही बात है कि आजकल ज़्यादा टाइम लग रहा है अपील पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल? मेरे 2 छोटे सवाल हैं। एक तो ये कि मैं यूरोपियन नेशनल हूँ और मेरे बच्चों के पास पाकिस्तानी नेशनलिटी थी और इनको परमानेंट रेजिडेंस कार्ड मिल गए हैं इसी साल। जी। तो ये मैं पूछना था कि अगर EU का ये जो रेफरेंडम है उसका कोई इन बच्चों पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, और दूसरा ये है कि अगर मैं नेशनलिटी चेंज करना चाहूँ तो मैं पहले इंडेफिनेट लूँ या कि डायरेक्ट चेंज करा सकता हूँ? ये मेरे 2 सवाल हैं। देखें मैं टीवी पे सुनता हूँ। जी बिल्कुल, लेकिन एक सेकंड आप जाइएगा नहीं किधर। हेलो जी, हेलो, आप को यहाँ पे कितना अर्सा हो गया रहते हुए? मुझे 8 साल हो गए हैं। और 8 साल से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? जी, तो आप उसी बेस पे मेरे बच्चों को इंडेफिनेट भी इसी साल मिल गया। हाँ, तो फिर आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपके बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं नेशनलिटी के लिए। जहाँ तक
जो रेफरेंडम से बाहर निकलने, वो मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी जैसे कहा था कि अगर यूके ने रेफरेंडम में ऑब्वियसली वोट इस बात को दिया कि यहाँ से ईयू से निकलना चाहिए, लेकिन अभी ये एक प्रोसेस है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि थर्सडे को रेफरेंडम में फ़ैसला हुआ है तो अब यूके बाहर निकल गया, ऐसी बात नहीं है। यूके अभी भी यूरोपियन यूनियन में शामिल है, अभी आपके वही राइट्स हैं, वही चीज़ें हैं, उसी तरह एग्जैक्टली चल रही हैं जिस तरह के थर्सडे से पहले थी। नहीं, मैं पूछना ये चाह रहा था कि ये जो इंडेफिनेट होता है वो तो उन पे तो कोई नहीं ना इसका असर होगा, क्योंकि वो तो अब बिल्कुल जो उनको परमानेंट, जी बिल्कुल उनको पे भी अफेक्ट हो सकता है। बिल्कुल मेरे नहीं ख्याल कि उनको किसी किस्म का फ़र्क पड़ेगा। जो इंडेफिनेट जिनको नहीं भी मिला हुआ यूरोपीय, जो कि यूरोपियन डिपेंडेंट्स हैं, उनको भी मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इन्होंने कोई अरेंजमेंट की तो ऐसी ही अरेंजमेंट होगी, लेकिन ये वक्त ही बताएगा। लेकिन बिल्कुल आपकी सही बात है, जहाँ तक मेरी असेसमेंट है और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, मेरे नहीं ख्याल कोई फ़र्क पड़ेगा। तो पासपोर्ट मेरी जो नेशनलिटी है, मुझे पहले इंडेफिनेट लेना पड़ेगा या मैं वैसे स्विच क्यों कर सकता हूं? आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है पहले आप सर्टिफाई कर दें एज परमानेंट रेजिडेंट। आपको जब मिल जाता है तो फिर नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, यस I want to talk with Mr. Zakir Khan. yes you are through. I'm Zakir Khan. How can I help you? सर मेरा सवाल ये है कि मैं पूछना चाहता हूँ कि मैंने यूरोप, मेरे पास स्पाउस वीजा है और मैंने यूरोप जाना है, जी जी, तो इसके लिए मुझे वीजे की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? सर काइंडली प्लीज मुझे इसके बारे में बता दीजिए। देखिए ये तो जी बिल्कुल आप रख लें। ये जिस मुल्क में आपने जाना है, यूरोप के जिस मुल्क में जाना है, तो वहाँ पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे वीज़े की रिक्वायरमेंट उनकी क्या है। आप अगर टीवी पे सुन रहे हैं तो अगर आपके पास स्पाउस वीज़ा है यहाँ का, यूके का, तो आप जिस यूरोपियन कंट्री में जा रहे हैं वहाँ का आम तौर पर आपको वीज़ा लेना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वो मैंने जो लाइव शो आ रहा है मिस्टर बिल्कुल जी, मैं पूछना है। बोलिए, मैं बात कर रहा हूँ जी। जी मुझे पूछना है कि वो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल है कि मेरी बहन ने जो बीमार है ना, तो बीमार थी, उसको कैंसर हुआ था, तो फिर मेरी अम्मी 16 साल से यहाँ पर आ रही थी, तो उन्होंने फिर अप्लाई किया था कि उन्होंने 64 इयर्स की हो जाएंगी तो वो उनको स्पॉन्सर कर सकती हैं कि वो यहीं पे ही रहें, क्योंकि वहाँ पर कोई है नहीं था पाकिस्तान में। अच्छा। तो खाली एक भाई था, स्टेप ब्रदर था, तो जिसके पास वो ज़्यादा देर नहीं रह सकती थी। तो मेरे भाई ने और बहन ने भी वो अप्लाई किया उनके लिए कि यहाँ पर ही रहें, तो फिर वो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। तो फिर उसके बाद वो एक भतीजा मेरी अम्मी का, वो जो यूरोपियन यूनियन में था, तो फिर वो भी यहीं पे यहाँ पर ही काम उसने शुरू, यहीं पे काम कर रहा है, यूके में आ गया था, तो फिर उसने भी अप्लाई किया कि भी वो अभी करना है उन्होंने, लाइक वो कल करेंगे। तो अप्लाई किया कि भाई वो इनको लुक आफ्टर कर लेगा, तो इनको यहीं पे रहने का ना वो राइट दिया जाए। तो फिर भी वो स्टिल परेशान हो रही थी कि ये जो फैसला हुआ है, तो पता नहीं उन्होंने अम्मी को रिफ्यूज क्यों किया है, ये परेशानी थी। फिर दूसरी ये परेशानी है कि अब ये भी अप्लाई करेंगे तो पता नहीं वो क्या मतलब उनका आंसर होगा। तो ये जो ना, ये मेरा देखिए बात ये है कि पहले जो एक उनको आपने बताया कि वो रिफ्यूज़ कर चुके हैं, फिर आप कह रही हैं पता नहीं उनको रिफ्यूज़ क्यों किया। तो जब उन्होंने रिफ्यूज़ किया होम ऑफिस ने या जब आपकी अम्मी की एप्लीकेशन को, तो उसमें उन्होंने रीज़न भी दिया होगा कि क्यों उन्होंने रिफ्यूज़ किया। क्योंकि जब भी कोई वीज़े के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसकी कानूनन रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी होती हैं। अगर आप वो पूरा करते हैं तो तब वीज़ा आपको मिलता है। तो इसी तरह होम ऑफिस ने अगर आपकी अम्मी को पहले एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज़ की है, तो उसका उन्होंने जिक्र किया होगा, बताया होगा, रीज़न्स दिए होंगे रिफ्यूज़ल में कि क्यों रिफ्यूज़ कर रहे हैं। जहाँ तक अभी जो आप बता रही हैं कि आपके कज़न जो हैं यूरोपियन हैं, तो अब जो फ़ैसला हुआ है रेफरेंडम में, तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ेगा उसका? देखें, उस फ़िलहाल जो सिचुएशन है वो एग्जैक्टली वही है जो थर्सडे को रेफरेंडम था। रेफरेंडम से पहले जो सिचुएशन थी, अभी भी यूके जो है वो पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन है। वही कानून जो थर्सडे से पहले लागू होते थे वो अब भी हैं। तो अगर आपके कज़न जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं आपकी अम्मी को बुलाने के लिए और वो प्रूव कर देते हैं कि जी वो उन पर डिपेंडेंट हैं, तो वही उनको वो कानून लागू होगा। अभी फ़िलहाल यूके जो है वो EU का हिस्सा है और
चंद साल लगेंगे, अगर यूके ने निकलना हुआ तो चंद साल मेरे हिसाब से लगेंगे कि उसमें से निकल सके। तो अभी आपको इस हवाले से कोई डरने की बात नहीं है, वही कानून है जो कि जुमेरात से रेफरेंडम से पहले का था। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, एक और वक्फे पे हम जा रहे हैं, आप किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन आप देख रहे हैं द लॉ शो, मैं हूं जाकिर खान। हम कॉल दे रहे थे ब्रेक से पहले और प्रोग्राम को अब ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम रहता है, इसलिए बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हुए अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 हाय। यस हाय जी जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कामरान खान है और मुझे मेरे 2 सवाल हैं। जी जी बोलिए। एक सवाल यह है कि मेरे पास रेफ्यूजी स्टेटस है जो कि मुझे मिला था 2013 में। जी जी। और लेकिन मैं इस कंट्री में आया था 2011 में और मेरे 5 साल पूरे हो गए अब। तो वो जो मेरा रेफ्यूजी स्टेटस है वो है 2018 तक। तो क्या मुझे वो 5 साल पूरे करने पड़ेंगे या जो ऑलरेडी मेरे 5 साल पूरे हो गए हैं इस कंट्री में उसकी बेस पे मैं इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, तो आपको रेफ्यूजी स्टेटस, जी रेफ्यूजी स्टेटस जो है वो अगर आप 2011 में आए थे, 2011 में तो नहीं मिला था ना? नहीं, वो मिला था मुझे 2013 में। तो आपको 5 साल जब रेफ्यूजी स्टेटस पे हो जाते हैं, जब आपको स्टेटस मिला था, जब आपको वो 5 साल उसमें हो जाते हैं तो फिर आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकेंगे, यानी कि 2018 में। तो वो इंक्लूड नहीं होंगे जो 2 साल में पहले आया था? नहीं, जो आपको रेफ्यूजी स्टेटस जब मिलता है तो उससे आपको 5 साल पूरे कर रहे होते हैं। ठीक है। और सेकंड थिंग ये है कि वो अब मैं अपनी कंट्री में तो जा नहीं सकता, तो अब मुझे शादी करनी है, तो क्या उसके लिए भी मुझे वही प्रोसेस और वही चीजें शो करनी पड़ेंगी जो 18,600 पे होगी और वो सारे, या मुझे वो उस नहीं शो करना? नहीं, आपको वो शो करनी पड़ेंगी, लेकिन बहरहाल आप अपनी कंट्री में नहीं जा सकते। हाँ, तो उसके लिए फिर अब क्या होगा, क्योंकि मैं अपनी कंट्री में तो वो शादी कर नहीं सकता और वो वाइफ मेरी यहाँ नहीं आ सकेंगी विदाउट वीजा, तो उसके लिए वो फिर शादी हम कैसे करेंगे? मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं उसके लिए। आप किसी दूसरे मुल्क में जाके, यानी कि अगर पाकिस्तान से आप हैं तो आप दुबई में, और वाइफ भी अगर आपकी दुबई वगैरह में आ जाती हैं, वहाँ पे आप शादी कर सकते हैं। या फिर वो फियांसे वीज़ा है कि मंगेतर के वीज़े पे आप अपनी वाइफ को बुला सकते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें उसमें हो सकती हैं। मेरा मशवरा ये है कि डिटेल में जाके आप किसी वकील से इस सिलसिले में बात करें, क्योंकि टेलीफोन पे इतनी डिटेल में बात नहीं हो सकेगी इस प्रोग्राम में। ठीक है जी, बहुत थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 यस हेलो हेलो। हाँ, से बात करनी है हमें। जी जी, मैं जाकिर खान बोल रहा हूँ, आप बोलिए, आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है। ओके जी, मैंने आपसे बात करनी थी कि मैंने मेरा जो मुझे बच्चों के थ्रू से वीजा मिला था 2.5 साल का। सॉरी, आपकी बात मुझे क्लियर समझ नहीं पड़ी, क्या सवाल है आपका? मुझे बच्चों के थ्रू से वीजा मिला था 2.5 साल का। अच्छा। तो वो फिनिश होया, मार्च को फिनिश हो गया था। मैंने तो एप्लीकेशन डाली है, तो वो उन्होंने पहले मेरी फीस नहीं निकाली थी, इसलिए मेरे पेपर वापस आ गए। तो उन्होंने 30 दिन का मुझे टाइम दिया, तो मैंने दोबारा पेपर सबमिट कर दिए, तो उन्होंने अब हमारी फीस भी निकाल ली है। तो पहले मेरा जैसे जो मैंने पहले पेपर भेजे थे ना, वो मेरे फिंगरप्रिंट हो गए थे जी। तो आप दोबारा वो भेजेंगे फिंगरप्रिंट नहीं? जी, मैं कुछ कह नहीं सकता इस सिलसिले में, शायद आपको दोबारा ना भेजें, लेकिन अगर दोबारा भेजते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली हुए हैं, तो शायद दोबारा ना भेजें, लेकिन अगर दोबारा भेजते हैं तो आप करवा लीजिएगा, तो डोंट वरी, इसमें कैसे घबराने वाली बात नहीं है। हाँ जी। तो वो इसमें कितना टाइम लगाएंगे? क्यों मुझे देखें, एप्लीकेशंस आजकल ऐसी एप्लीकेशंस अराउंड 6 मंथ्स, यानी कि 6 महीने का गाइडलाइन एक टाइम होता है, एक गाइडलाइन होती है, तो तकरीबन 6 महीने के अंदर अंदर एप्लीकेशंस डिसाइड हो जाती हैं आमतौर पे। तो मैंने अपने बेटे का जो ब्रिटिश पासपोर्ट बनाना है, वो जहाँ पैदा हुआ था वो 10 साल का हो गया है जी। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसको पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एज ब्रिटिश सिटीज़न। वो यहाँ पे पैदा हुआ था, 10 साल उसको यहाँ पे रहते हुए हो गए हैं, तो इस बेसिस पे वो अपने आप को आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। एप्लीकेशन होती है होम ऑफिस में,
जो 18 साल से ऊपर के आज़ाद होते हैं वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं, और जो 18 साल से कम के जो बच्चे होते हैं वो रजिस्टर करते हैं एज ब्रिटिश सिटीज़न। तो एप्लीकेशन वो आप करेंगे, उसके साथ फिर आपको सारा प्रूफ देना होगा कि वो यहाँ पे 10 साल से रह रहा है और यहीं पे पैदा हुआ है, तो उसको यहाँ की नेशनलिटी मिल जाएगी। जब उसको नेशनलिटी मिल जाती है तो फिर वो पासपोर्ट अप्लाई कर सकता है। जो मैंने उसका जो इंडियन पासपोर्ट बनाया हुआ है ना, जी जी, तो उसका तो नहीं कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं, उससे कोई मसला नहीं है। इंडियन पासपोर्ट बना भी हो तो अच्छा, उसमें सिर्फ ये देखने वाली बात है कि आया जो है वो यूके के साथ इंडिया की जो है वो डुअल नेशनलिटी रख सकते हैं कि नहीं। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट हो तो आप फिर यहाँ की नेशनलिटी नहीं ले सकते, आपको सरेंडर करनी पड़ती है। वो तो सरेंडर हो जाएगा। हाँ, तो अगर वो सरेंडर कर लेते हैं, अगर ऐसी बात है, इंडियन अगर नेशनलिटी साथ दोनों नहीं रख सकते तो फिर सरेंडर कर लेते हैं, तो फिर तो कोई मसले वाली बात नहीं है। हाँ, तो जो मेरे एक महीने बाद और पूछने के, वो एक मेरा लड़का वो जहाँ पैदा हुआ वो 8 साल का हो गया है, तो वो उसकी भी नेशनलिटी अप्लाई कर सकता हूँ अभी के नहीं? नहीं, उसकी नेशनलिटी आप अभी नहीं अप्लाई कर सकते। अगर आपको अभी आपके पास इंडेफिनिट तो नहीं है ना, आपको 2.5 साल का वीज़ा दिया हुआ है ना उन्होंने? हाँ, 2.5 साल का जैसे। तो उसके लिए नहीं, उसकी नेशनलिटी के लिए अभी नहीं अप्लाई कर सकते। वो अगर 8 साल का है, जब वो भी 10 साल का हो जाएगा तो फिर वो अप्लाई कर सकेगा, अगर उस वक्त ये कानून हुआ। जी बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं अली बात कर रहा हूँ। सॉरी, नाम क्या नाम है आपका? जी मैं अली बोल रहा हूँ। जी अली साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? अरे सर, मेरा सवाल ये था कि मैं EA का मेंबर हूँ। मेरी जो वाइफ हैं वो काम करती हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, और वो जो काम करती हैं वो एज ए पार्ट टाइम करती हैं, फुल टाइम नहीं करती। मैं फुल टाइम करता हूँ। मेरी जो साल की जो मेरी इनकम है वो तकरीबन मेरी 28 से 30 हज़ार तक मैं अपने साल का अपना कमाता हूँ, और जो मेरी वाइफ का है उनका तकरीबन कोई साल का 10-12 हज़ार उनका बन जाता है। कि मेरा अगले साल जो है ना, मेरा जो है ना 5 साल मेरे कंप्लीट हो जाएंगे जी। तो डॉक्यूमेंटेशंस के लिए उनकी जो ये उनकी जो ये अपनी इनकी इनकम है, तो क्या ये वो बहुत रहेगी, या क्योंकि मैं तो फुल टाइम भी करता हूँ? जी ठीक है, दैट्स फाइन। क्योंकि देखें बात ये है कि वो TT राइट अपना एक्सरसाइज कर रही हैं, यानी कि काम कर रही हैं, वो पार्ट टाइम कर रही हों कि फुल टाइम कर रही हों, डजेंट मैटर। लेकिन अगर वो यहाँ पे काम कर रही हैं तो TT राइट एक्सरसाइज कर रही हैं। प्लस आप भी चूँकि काम कर रहे हैं तो आप भी उनको सपोर्ट कर रहे होंगे, तो वो दोनों तरीके से वो TT राइट एक्सरसाइज करती हैं। अच्छा, तो उसकी जरूरी नहीं है कि आपकी जो है ना एग्जैक्ट सैलरी होनी चाहिए आपकी, आप जितने डिपेंडेंट करते हैं तो नहीं, वो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। जी, ये कोई जरूरी नहीं है। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी हेलो हेलो जी आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है। आप बोलिए, कौन बोल रही हैं? मैं रिया बोल रही हूँ। जी रिया, आप बोलिए, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि बस मैंने यही पूछना था कि यदि कोई रिपोर्टिंग से लेटर आता है कि आपकी रिपोर्टिंग नाउ हैज बीन सस्पेंडेड, इसका क्या कारण है? उन्होंने क्योंकि वो 4.5 साल से हम जा रहे थे रिपोर्टिंग पर, तो अब उन्होंने कहा कि अब आपको आने की लोड़ नहीं है। तो देखिए, इसके मुख्तलिफ रीज़न हो सकते हैं। किसी को अगर वीज़ा इशू हो जाए तो उसको भी रोक देते हैं, किसी का केस का फैसला उनके हक़ में हो जाए तो उस वजह से भी रोक सकते हैं। कोई अगर बहुत अरसे से आ रहा है और अब वो समझते हैं कि उनको आने की ज़रूरत नहीं है तो उसको भी रोक सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता कि क्यों रोका है, लेकिन आम तौर पे आजकल मुझे देखा और सुनने में आ रहा है कि काफ़ी लोग जो कि रिपोर्टिंग के लिए काफ़ी अरसे से जा रहे हैं तो उनको रिपोर्टिंग से उन्होंने रोक दिया। तो इसमें कोई मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न्स। जी बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? मैं परवीन बोल रही हूँ। मैंने इससे लॉयर साहब से सवाल करना है। जी बिल्कुल पूछें। हाँ जी, हेलो जी हाँ जी, मेरे अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दें। तो वो बड़े दफा इधर आए हैं तो अब उन्होंने रोक दिया था उनको। आप प्लीज, आपकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ रही, अपनी टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दें।
अच्छा ठीक है। मतलब मेरे हस्बैंड यूएस से। हाँ जी, अब ठीक आ रही है? जी अब ठीक आ रही है जी, बोलिए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरे हस्बैंड यूएसए में रहते हैं, वो इधर काफी दफा आ चुके हैं। तो ये लास्ट 2 साल पहले आए थे, तो इधर उन्होंने एयरपोर्ट पे रोक लिया था कि आप ऐसे नहीं जा सकते, आप एंट्री क्लेम करा के दोबारा आए इधर, ऐसे ना आए। जी जी। तो फिर वो वापस चले गए, इन्होंने वापस भेज दिया उसी फ्लैट पे। तो अब हमने लॉयर के जरिए वो एंटी क्लियरेंस के लिए करवाया हुआ है, 1 साल पूरा हो गया हुआ है, उनका पासपोर्ट भी रखा हुआ है और सारा कुछ रखा हुआ है। तो मैं बड़ी परेशान हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। उनके पास अमेरिकन यूएस पासपोर्ट है? हाँ जी, अमेरिकन पासपोर्ट है उनके तो पास। देखिए 1 साल का अरसा तो बहुत लंबा अरसा होता है, और वो भी अमेरिका में, यानी कितना टाइम तो आजकल पाकिस्तान से भी नहीं लगता। तो हमने अप्लाई किया जी, तो अब 2015 में अब 16 आ गया। जी मैं ये कह रहा हूँ 1 साल का लंबा तो पाकिस्तान से भी नहीं लगता। तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि अमेरिका से अगर उन्होंने अप्लाई किया है, अमेरिकन सिटीजन है वो तो सिर्फ विजिट के लिए किया, साथ हमने निकाहनामा लगाया, सारा जी कुछ जी पेपर जी लगाए। जी मेरे हिसाब से तो देखें, मेरे हिसाब से तो इतना लंबा अरसा नहीं लगना चाहिए। 1 साल का अरसा तो बहुत लंबा अरसा है। आप उनको चाहिए कि वहाँ पे मालूमात करें, अगर उनके कोई वकील हैं उनसे बोलें कि वो ब्रिटिश हाई कमीशन से मालूमात करें कि ये किस तरह हो सकता है कि 1 साल वो लगाएं, क्या ऐसी इंक्वायरी वो कर रहे हैं। या तो कोई उधर यूएसए में वकील लॉयर करें या इधर कोई कर ले अपना वकील। वो देखें दोनों सूरतों में दोनों तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे भी वकील जो है वो डील कर सकता है, यहाँ से वो यूएसए से उनके मतलब तो उधर करना चाहें उधर कर सकते हैं, यहाँ पे अगर कोई वकील करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर ये है कि यहाँ का कोई वकील हो, क्योंकि वो यहाँ के कानून वगैरह सब कुछ समझता है आम तौर पे। तो आप अगर मुझे कोई आप मेरे इस फोन पे कोई टेक्स्ट मैसेज कर दें। जी देखें, आप हमारा ईमेल एड्रेस भी आ रहा है, आप उस पर ईमेल पे भी कर सकती हैं मुझसे रब्ता, तो फिर हम आपसे रब्ता कर लेंगे। ईमेल एड्रेस किधर आ रहा है? ये अभी स्क्रीन पे अभी या आ रहा है या आ जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 यस हेलो फुलसू से बात हो सकती है? जी जी बोलिए, बात कर रहा हूँ मैं, जाकिर खान बोल रहा हूँ। बोलिए क्या, कौन बोल रही है और क्या सवाल है आपका? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे 2 सवाल थे कि मैंने पूछा था, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने नेशनलिटी अप्लाई करनी है लेकिन उनकी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब है। तो मैंने पता करना था कि नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए क्रेडिट हिस्ट्री का कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता नेशनलिटी पे? देखिए जहाँ तक अगर उनकी कोई बैंक्रप्सी नहीं है, कोई काउंटी कोर्ट जजमेंट वगैरह नहीं है, तो मेरे हिसाब से फिर तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए जी। एंड सेकंड थिंग, उन्होंने ईसेल का जो टेस्ट है लाइफ इन द यूके तो नहीं किया, लेकिन ईसेल का जो टेस्ट है एंट्री लेवल का 1 2 3 वो उनके पास है, क्लियर है, वो उसके बिना पे अप्लाई कर सकते हैं? देखिए लाइफ इन द यूके तो उनको करना पड़ेगा, और जो इंग्लिश के लिए जो है तो वो ईसोल नहीं चलता नेशनलिटी के लिए, उनको ट्रिनिटी कॉलेज से करना चाहिए B1 की रिक्वायरमेंट, या फिर आइल्स होना चाहिए, ईसोल नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया जी। आई मीन जो कि यूके क्रेडिटेड है, ईसोल जो सेकंड लैंग्वेज एंट्री लेवल जो बिल्कुल नहीं बिल्कुल कर सकते। बिल्कुल जो नेशनल पहले ईसोल को एक्सेप्ट किया जाता था, अब नेशनलिटी के लिए ट्रिनिटी कॉलेज या फिर आइल्स का होना चाहिए, B1 के इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अच्छा अगली कॉल मुझे बताया जा रहा है कि हम नहीं ले सकते, टाइम एक मरतबा फिर पता ही नहीं चला और टाइम ख़त्म हो गया है प्रोग्राम का, तो इसलिए जिन लोगों से बात नहीं हो सकी, अगर ज़िंदगी हुई तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। और अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।